हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की अगली प्रश्नावली 2.2। तो प्रश्नावली के क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले जो कुछ बेसिक चीज़ें इसमें दी हुई है उस टॉपिक के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जो बेसिक टॉपिक है उनमें पहला टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी अंकगणित की मूलभूत प्रमेय। अब अंकगणित की मूलभूत प्रमेय क्या होती है, क्या इसमें दे रखा है, तो इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि हमने जो अंकों का जादू या अंकों की जो दुनिया थी वो टॉपिक हमने पढ़ा था। उसमें क्या देखा था कि जितनी भी तरीके की हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा था तो दो नाम हमारे सामने आए थे, एक तो अभाज्य संख्याएं और एक संयुक्त संख्याएं। संयुक्त संख्या का अन्य नाम भाज्य या कंपोजिट संख्याएं भी था। तो भाज्य और अभाज्य संख्याओं को किस तरीके से हम गुणनखंड रूप में लिख सकते हैं, इसी का नियम इस अंकगणित की मूलभूत प्रमेय में बताया गया है। हम बात करें सबसे पहले अभाज्य संख्या की, तो अभाज्य संख्या में हमने क्या पढ़ा था कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें या तो एक का भाग पूरा जाए या उसका स्वयं का भाग पूरा जाए, वो संख्या क्या कहलाती थी, अभाज्य संख्याएं। जैसे हम इसके उदाहरण ले लें, कुछ एग्जाम्पल, जैसे मान लो 3 है, 5 है, 11 है। तो इसको अगर हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो मान लो ये अभाज्य संख्याओं को हमने क्या मान लिया, p मान लिया। अगर इनको अंकगणित की मूलभूत प्रमेय के रूप में लिखना हो, यानी कि इनको गुणनखंड के रूप में लिखना हो, तो कहा जाए कि 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 3 में 1 का भाग पूरा जाता है तो इसका एक गुणनखंड क्या हो गया, 1। उसके अलावा अभाज्य संख्या में किसका, खुद का जाता है, और खुद संख्या को क्या माना है हमने, p। इसको खुद को क्या माना है, p। तो अभाज्य संख्या को उसके गुणनखंड के रूप में इस तरीके से लिखा जा सकता है। लेकिन जो अंकगणित की मूलभूत प्रमेय है, इसके भाज्य संख्याओं के बारे में बताने के अलावा अभाज्य संख्याओं के बारे में बताने के अलावा भाज्य संख्याओं के बारे में भी बताया है। क्या कहा है इसने कि इस प्रमेय में कहा गया है कि किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही प्रमेय क्या कहलाती है, अंकगणित की मूलभूत प्रमेय। बोर्ड के पेपर में ये पिछली बार अर्धवार्षिक में क्वेश्चन आया हुआ है कि अंकगणित की मूलभूत प्रमेय का कथन लिखिए, या अंकगणित की मूलभूत प्रमेय किसे कहते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, सिर्फ हमें ये स्टेटमेंट लिखना है जिसमें क्या दिया हुआ है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। सिर्फ यही लिखना है 1 नंबर में, और साथ में इसका एक उदाहरण देना है, 1 या 2। तो हम इसको समझें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि कोई भी भाज्य संख्या लिख दो, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 12। अब हम क्या करेंगे, इसके या तो अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, या सीधे याद है तो आप सीधे भी लिख सकते हो कि इसको किस तरीके से अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं, इस तरीके से। तो 2 और 3 क्या है, इस 12 के अभाज्य गुणनखंड है। यही इसमें बताया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में या गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमने इसको व्यक्त कर दिया। आप चाहो तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल के भी देख सकते हैं कि ये क्या होगी, अभाज्य संख्याएं यूनिक नंबर है। अब इसका क्रम मायने नहीं है, चाहो तो आप 3 गुणा 2 भी लिख सकते हो। जहाँ तक है इसको एक क्रम में, आरोही या अवरोही क्रम में, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फॉर्म में हम लिखते हैं। तो इस तरीके से ये कहलाई अंकगणित की मूलभूत प्रमेय। अगला जो टॉपिक है, इसमें भी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें है एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे कि इसमें एक सूत्र होता है, क्या फॉर्मूला होता है, यदि दो संख्याएं a व b है और इन दोनों संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात है तो इनमें क्या संबंध होगा, तो इनके बीच संबंध को हम इस सूत्र द्वारा लिख सकते हैं। इस सूत्र पर एक क्वेश्चन जरूर आता है 10th बोर्ड के एग्जाम में। तो a और b क्या है, दोनों संख्याएं, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल
किसके बराबर होगा? इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम और एचसीएफ हमने ज्ञात किया है उनके गुणनफल के बराबर होगा। तो आप इसको इस तरीके से हिंदी में भी लिख सकते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लसप यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल। इसको हम एक साधारण से उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं कैसे ये सूत्र काम में आएगा। तो मान लो हमने दो संख्याएं ले ली 4 व 8, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो दो संख्याएं ली है 4 और 8, तो इसके हम गुणनखंड करें तो 2 गुणा 2, इसके गुणनखंड आ गए, 8 के गुणनखंड किए हमने तो ये 8 के गुणनखंड आ गए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, पहले इसका एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम में क्या लेते हैं, जो भी अभाज्य संख्या आई है उसकी अधिकतम घात, तो 2 आया है इसमें, अधिकतम 3 बार, तो इसका एलसीएम हो गया 8। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ में क्या होता है, जो भी दोनों के गुणनखंड आए हैं, तो एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन निकाले हम, इसमें 2 है, 2 इसमें भी कॉमन आ रहा है और इसमें भी, तो अधिकतम कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो इसको 2 बार लिख के गुणा कराएंगे तो इसका एचसीएफ आ गया 4। तो दोनों का एलसीएम और एचसीएफ हमने निकाल लिया। अब इस सूत्र में हम वापस से मान रखते हैं। तो दोनों संख्याओं का हमने गुणा करवाया, तो क्या है गुणा, एक संख्या है 4, दूसरी है 8, दोनों का गुणनखंड, और एलसीएम हमने कितना निकाला है, एलसीएम आया है हमारे पास 8 और एचसीएफ कितना आया है 4। इसको गुणा करवाई तो भी 32 और इसको गुणा करवाई तो भी 32। तो इस तरीके से हमने इस सूत्र का प्रयोग करके हमने आंसर निकाला कि किस तरीके से दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होता है। अगला जो क्वेश्चन है 2.2 का, उसमें पूछा गया है कि निम्न जो संख्याएं दी गई है इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो ये हम पहले ही सीख चुके हैं कि किस तरीके से हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, कि अगर हमें भाग की प्रक्रिया आती है तो हम अभाज्य गुणनखंड आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 का भाग देंगे 8, फिर 2 का देंगे, फिर हम देखते हैं कि 117 2 का भाग जाएगा नहीं, इकाई का अंक क्या है 7 है, तो अगली अभाज्य संख्या हम 3 का भाग दे के देखेंगे, फिर 3 का देंगे, फिर हम देखते हैं कि 13 क्या है, खुद अभाज्य संख्या है। तो इस तरीके से हमने इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा। तो इसको कैसे लिखेंगे गुणनफल के रूप में, कि पहली अभाज्य संख्या है 2, इसकी घात है 2, दूसरी अभाज्य संख्या है 3, इसकी घात है 2, अगली अभाज्य संख्या है 13, इसकी घात है 1। तो इस तरीके से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। ऐसे ही हम इस संख्या के 3825 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इकाई का अंक देखते हैं 5, तो इसका मतलब इसमें 2 का तो भाग जाएगा नहीं। फिर हम देखते हैं कि इसमें 3 का भाग दे के देखें अगली अभाज्य संख्या, 3 का भाग दिया एक बार, 3 पजे 15। अब फिर से 3 का भाग देंगे, 3 पजे 15, फिर 3 का देंगे, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, यानी भाग पूरा नहीं जाएगा। और हम देख रहे हैं इकाई का अंक 5 है, 3 का भाग दे के देख लिया, 3 का भाग नहीं जाएगा, तो नेक्स्ट हम दे के देखेंगे 5 का भाग। तो 5 का भाग देंगे तो 5 का भाग जाएगा 8 बार, शेष बचे 2, हो गए 25, तो भाग गया 5 बार। फिर 5 का देंगे, फिर 7 बार, फिर 17 क्या है, खुद अभाज्य संख्या है, तो हम किसका भाग देंगे, इसमें 17 का ही भाग देंगे। तो अब इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में देखें तो पहली अभाज्य संख्या है 3, फिर अभाज्य संख्या है 5 और फिर अभाज्य संख्या है 17। 3 की घात कितनी आएगी, 2 बार गुणा में आया है तो 3 की घात 2, 5 कितनी बार आया है 2। तो इस तरीके से हम इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है 2 नंबर, इसमें पूछा गया है कि निम्न 2 संख्याएं दे रखी है, इनका एलसीएम और एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, और इसके साथ ही ये जो अभी हमने सूत्र पढ़ा था
कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध है, तो उसके लिए हमने यही सूत्र ज्ञात किया था। तो हमें इस संबंध को सत्यापित करना है इन दोनों संख्याओं के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। इकाई का अंक 6 है, इसका मतलब इसमें पहली अभाज्य संख्या 2 का भाग जाएगा, फिर 2 का देंगे 24 बार, फिर 2 का देंगे 12, फिर 2 का। इस तरीके से हमने इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। तो इसके आगे हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिख देंगे और 404 के आगे इसके अभाज्य गुणनखंड। तो 1 2 3 4 5, ये दूसरा है। तो इस तरीके से हमने 96 के जो प्राइम फैक्टर थे वो उसके आगे हमने लिख दिए। अब हम करते हैं 404 के अभाज्य गुणनखंड। 202, फिर हम देखते हैं कि 202 में 2 का भाग दिया तो 101। अब 101 क्या है, खुद ही अभाज्य संख्या है। 2 का भाग देंगे पूरा नहीं जाएगा, 3 का देंगे नहीं जाएगा, उसके बाद 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा। तो हम देखते हैं कि 101 खुद अभाज्य संख्या है। तो 404 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 101। अब सबसे पहले हम निकालें इसका एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी अभाज्य संख्या आई है दोनों में, उनकी हम अधिकतम घात लेते हैं संख्या और उसकी अधिकतम घात वाली मान, अधिकतम घात वाली संख्या लेते हैं। तो 2 इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, लेकिन अधिकतम घात किस में, इस वाले में कितनी बार आया हुआ है, 5 बार। तो हम 2 की घात 5। साथ में हम देखते हैं कि अभाज्य संख्या 3 इसमें आई हुई है इस गुणनखंड में, लेकिन इसमें नहीं है। तो हमें उसका मान जरूर लिखना है, किसी में भी आए, चाहे वो पहले भाग में आए चाहे दूसरे भाग में। फिर हम देखते हैं कि 101 दूसरे भाग में आया और पहले भाग में नहीं आया है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब की गुणा करवा लेते हैं। तो इन सब को लिख के गुणा करवा लें। 32, 3 की करवा ली 101 से, तो 303। इनकी गुणा करवाई हमने, तो गुणा करवा के आप देख लीजिए इसका मान आएगा। तो ये तो आ गया हमारे पास इन दोनों संख्याओं का लेस है, यानी कि एलसीएम का मान। अब हम देखते हैं इन दोनों का एचसीएफ, यानी कि मैसे पे ज्ञात करते हैं। एचसीएफ में क्या होता है, एलसीएम में तो अधिकतम घात थी और एचसीएफ में निम्नतम घात, न्यूनतम घात वाले पद, यानी कि इन दोनों के गुणनखंड में आने चाहिए। तो हम जोड़ा बना लेते हैं कि दोनों में कौन कौन सी संख्याएं आ रही है। 2 इसमें दोनों में आ रहा है, फिर ये 2 दोनों में आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि और कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों के गुणनखंड में कॉमन हो। तो इस जोड़े में से एक संख्या, इस जोड़े में से एक संख्या, और इनकी गुणा करवाई तो क्या आ गया हमारे पास 4। तो इस तरीके से हमने दोनों संख्याओं का क्या कर लिया, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लिया। तो हमने क्वेश्चन का एक पार्ट ज्ञात कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको सत्यापित करना है जो हमें सूत्र दे रखा है। तो अब हम इस सूत्र को सत्यापित करें। तो सबसे पहले इस सूत्र के लेफ्ट हैंड साइड, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल कर लेते हैं। तो पहली संख्या थी हमारे पास 96, दूसरी संख्या है 404। इन दोनों की हम गुणा करवा लेते हैं। तो गुणा करवा के हम देखते हैं 38,784, ये आ गई इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब हम देखते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ की गुणा। तो एलसीएम हमारा कितना मान आया था, 9696, और एचसीएफ आया है 4। तो 4 की गुणा करा के हम देख देते हैं।
देखते हैं 6 तो इसको समीकरण 1 नंबर दे देते हैं, इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या देखते हैं, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब कि ये जो सूत्र था ये हमने सत्यापित कर दिया है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आता है।